फ्रांस एक ऐसा देश जिसका नाम शांति, कल्चर और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के साथ जुड़ता है, लेकिन आज वही फ्रांस एक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल तूफान के सामने खड़ा है। पब्लिक डेब्ट 113 से 116% ऑफ जीडीपी के अराउंड है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार हिल गई है और एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सेबेस्टियन लेकॉर्नो। ये क्राइसिस सिर्फ फ्रांस का नहीं, दुनिया देख रही है और इंडिया को भी इससे सीखना पड़ेगा। गवर्नमेंट के एनुअल डेफिसिट है 5.8% ऑफ जीडीपी इन 2024। मतलब गवर्नमेंट खर्च जितना कमाया नहीं, उससे कई ज्यादा कर रही है। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो है। फॉरकास्ट है कि 0.6% ग्रोथ ही 2025 में अचीव हो पाएगी। इन्फ्लेशन एनर्जी के दाम गिरने के बाद थोड़ी सही जरूर हो गई है, बट वो भी 1 से 1.2% की ही फॉरकास्टिंग पर है। प्रोटेस्ट का ट्रिगर पॉइंट क्या था? गवर्नमेंट ने बजट कट्स प्रपोज किए जो 44 बिलियन यूरो तक थे। पब्लिक सर्विसेज कट की गई, पेंशन फ्रीज की गई, पब्लिक हॉलीडेज हटाने जैसे प्रपोजल्स थे। ये प्रपोजल्स प्रोटेस्ट के तूफान ले आए। पीएम बेरो का बजट पास ही नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू उस गवर्नमेंट को ही रिमूव कर दिया। लोगों का गुस्सा बढ़ गया बिकॉज दे फेल्ट ये कट्स अनफेयर है और उनके सोशल सेफ्टी नेट्स पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के अंडर फ्रांस की पॉलिटिक्स काफी फ्रेगमेंटेड सी लग रही है। पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी का मेजॉरिटी भी नहीं है। पीएम फ्रेंकोइस बेरो ने प्रपोज किया ऑस्टेरिटी बजट, लेकिन वो पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए नो कॉन्फिडेंट वोट से गिर गए। मैं आपको बता दूं कि पीएम फ्रेंकोइस बेरो वही हैं जिन्होंने अभी पीएम पद से इस्तीफा दिया है। फिर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सेबेस्टियन लेकॉर्नो, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, मतलब उनका स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल बैकिंग कम है। आखिर कैसे फ्रांस इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है? डेब्ट को इन्वेस्टेबल एसेट्स में बदलना होगा। फ्रांस ने अभी जो उधार लिए हैं उसका बड़ा हिस्सा कंजप्शन पे गया, जिससे सैलरीज, पेंशन्स, सब्सिडीज ये पैसा खत्म हो जाता है, रिटर्न नहीं देता। लेकिन डेट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में जाए तो नए जॉब्स, नए टैक्सेस और फ्यूचर ग्रोथ आएगी। एग्जाम्पल, जर्मनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके यूरोपियन यूनियन को ग्रीन हब बनाने का प्लान बनाया और जिससे पैसे वापस आ रहे हैं। स्मार्ट ऑस्टेरिटी, नॉट ब्लाइंड ऑस्टेरिटी। घर का बजट सोचो, अगर घर में पैसे कम हैं और बच्चों की फीस या दवाइयों के पैसे काटना उस समय एक बेवकूफ़ी जैसा डिसीजन माना जाएगा। स्मार्ट कट करना चाहिए, जैसे लग्जरी ट्रिप्स, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस या वेस्टफुल खर्चे को कंट्रोल। फ्रांस को भी यही करना है। इनएफिशिएंट सब्सिडीज और ब्यूरोक्रेसी कट को कम करें, लेकिन पेंशन्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेफ रखें। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा ऐसे में बहुत काम आता है। फेयर टैक्सेशन और रिच को थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार बनाना। फ्रांस में रिचेस्ट 10% के पास वेल्थ का एक बड़ा चंक, बड़ा हिस्सा है, लेकिन बर्डन मिडिल क्लास और वर्कर्स पे ही डाला जाता है। अब ये तो चाहे फ्रांस हो या दुनिया का कहीं पर भी कोई सा भी देश हो, हर जगह मिडिल क्लास पे बर्डन कुछ ज़्यादा ही है। वेल्थ टैक्स लग्जरी टैक्स का मॉडल जैसे नॉर्वे और स्वीडन ने लगाया, ताकि रिच प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे और जब एक बार सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए तो इन्हें वापस रिवाइज कर दिया जाए। देखिए, वापस रिवाइज कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जो हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या किसी भी देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पे एक्स्ट्रा बर्डन दिया जाए, सो दैट कि उन्हें भी डिस्करेजमेंट मिले कि यार हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, इतने लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? ज़्यादा टैक्स लगा रही है? नहीं, एक टाइम तक हो, उसके बाद इसको रिवाइज करना बहुत बेहद ज़रूरी है। अभी फ्रांस का पार्लियामेंट फ्रेगमेंटेड है। अगर मैक्रोन और पीएम लेकॉर्नो सिर्फ अपनी ईगो में पॉलिसीज पुश करेंगे तो हर बजट कोलैप्स होगा। सॉल्यूशन है कोalition बजट। हर मेजर पार्टी से इनपुट लेकर एक जॉइंट सर्वाइवल प्लान बनाना। एग्जाम्पल, ग्रीस जब सॉवरेन डेट क्राइसिस में था, उन्होंने यूनिटी गवर्नमेंट बनाया ताकि बेल आउट प्लान सब पार्टीज मिलकर इंप्लीमेंट करें। ग्रोथ इंजन मतलब एसएमईज और इनोवेशन। फ्रांस के छोटे बिजनेसेस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इकोनॉमी के बैकबोन है, लेकिन उनको टैक्सेस और रेड टेप क्रश कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट ने उनको टैक्स ब्रेक्स, चीप लोन्स और एक्सपोर्ट सपोर्ट दिया
तो जॉब क्रिएशन होगी और रेवेन्यू वापस आएगा। एग्जाम्पल, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जापान ने एसएमईज और इंडस्ट्रीज को एम्पावर करके इकोनॉमिक मिरेकल क्रिएट किया। और पब्लिक को साथ लेकर चलना तो बेहद जरूरी है, लोगों को एक्सप्लेन करना कि ये क्राइसिस क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है, और हम बीइंग एन गवर्नमेंट इस पर काम कर रहे हैं। अगर सिटीजन्स को लगता है कि उनसे सेक्रीफाइस मांग रहे हो लेकिन एलीट सेफ है तो प्रोटेस्ट पक्का होगा। और अगर उनको दिखे कि लीडर भी अपनी सैलरी कट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियन सब अपनी सैलरीज पर्क्स छोड़ रहे हैं, तो ट्रस्ट वापस बनेगा। दोस्तों, फ्रांस का जो हाल है वो एक वेकअप कॉल है। डेमोक्रेसी और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस का मतलब सिर्फ वोट लेना नहीं, पब्लिक ट्रस्ट, इक्विटेबल पॉलिसी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स भी इक्वली जरूरी है। अगर एक बड़ी इकोनॉमी डेट और डेफिसिट की वजह से प्रेशर में आ सकती है, तो हम छोटे या डेवलपिंग देश भी इससे कैसे बच सकते हैं? इंडिया के पास वक्त है। अगर हमने अभी से सोचा और पॉलिसी बनाई, इंस्टीट्यूशन मजबूत किए, सोशल वेलफेयर प्रोटेक्ट किया, तो हम वो फ्यूचर बना सकते हैं जिसमें ग्रोथ भी हो, स्टेबिलिटी भी हो और हर आम आदमी को लगे कि सिस्टम उनके लिए भी है। इंडिया के लिए कुछ लेसन्स, जैसे कि डेट लो पर प्रोडक्टिव पर्पस के लो, टैक्स रिफॉर्म्स करो जो फेयर हो, ना कि सिर्फ मिडिल क्लास पे बर्डन। पब्लिक को हमेशा इन्वॉल्व करो, क्योंकि सरकारें लोगों से बनती हैं, लोग सरकारों से नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज एसएमईज, इंफ्रा और इनोवेशन पे होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सब्सिडीज पे। फ्रांस का क्राइसिस एक सिंपल सच बताता है, पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उससे वापस कमाना ही एक असली लीडरशिप है। जिस देश का लीडर डेट यानी उधार को इन्वेस्टमेंट में बदल दे, पब्लिक को अपना पार्टनर बना ले, वही देश को ऐसे तूफानों से बचा सकता है। फ्रांस के लिए अभी भी वक्त है और इंडिया के लिए एक सबक भी। ये था आज का क्रक्स मेरे यानी नीरज के साथ। मिलते हैं अगले क्रक्स में। थैंक यू। जय हिंद।